तो आप बूढ़े मानते हैं कि युवा राव इंद्रजीत? नहीं, मैं सेहत के लिहाज से किसी से कम नहीं हूँ। जो मेरी उम्र वाले हैं या मेरे से 10 साल कम उम्र वाले भी हैं, उनके बराबर के तौर के ऊपर चाहे मेरे से भगवा लो, लॉन्ग जंप करवा लो। तो निशानेबाजी में भी कमजोर नहीं है, तो निशाना सीएम की कुर्सी पर है या नहीं है? देखो, सीएम की कुर्सी के ऊपर इलाके का तो निशाना है। जाटों का मन टटोल रहे थे आप? जाटों का मन टटोल रहा था, थोड़ा फर्क तो पड़ा है। अगर जाट मजबूत कैंडिडेट है तो जाट उसको भी दे सकते हैं। राव साहब, अब की बार मुझे लगता है 2014 और 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने आप पर कुछ ज्यादा कृपा की है। इस कृपा की, इस मेहरबानी की वजह क्या है? वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जो बोझ था, वो मैं समझता हूँ कुछ हद तक लोकसभा के चुनाव के अंदर ये जो गुब्बार था लोगों के दिमाग में, गुस्सा था, वो निकल गया। वो थोड़ा बहुत तो निकल गया। मैं समझता हूँ कि अग्निवीर का जो शेयर था, हमारी नकारात्मक जो सोच थी, उसको अमित शाह ने आज ये कह करके सभी को हम पेंशन वाली नौकरी दे देंगे, संतुष्ट करने की कोशिश की मोदी जी। काफ़ी फर्क। ये जो हमारे इस एरिया के अंदर पैरेलल लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश कुछ लोगों की अगर रही है, तो उसी का ये नकारात्मक नतीजा है कि आज के दिन वो लोग जो उम्मीद कर रहे थे या शायद उनको टिकट मिलने की लॉलीपॉप भी दिखाई गई थी, उनको टिकट नहीं मिली, तो वो इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं। और मैं तो कई बार सोचता हूँ, हो सकता है सच है, हो सकता है गलत है, लेकिन मेरा आकलन है कि इनको शायद ही जाती है। कार्रवाई करने की बजाय, दंड देने की बजाय इनाम दे देती है। इनाम दे देती है, चेयरमैन बना देती है, उनको पार्टी में शामिल कर लेती है। नहीं तो जो अभी तक पार्टी ने माफ़ किया है, उन्होंने मेरे को तो माफ़ नहीं किया ना। अच्छा, वो आपके साथ नहीं जुट रहे? हाँ, और मैं उनको फिर मैं किस मुंह से उनको माफ़ करूँगा जब रोज़ मेरी दाल में पानी दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इलाके की आज के दिन जो हमारे इलाके का जो दबदबा बना है, वो हमारे इलाके की संगठन की वजह से बना है। आरएसएस है ना भारतीय जनता पार्टी का। मैं एक जगह कह रहा था कि ये रामपुरा सेवक संघ है जो पुराना आरएसएस, वो उसका कितना मजबूत रोल है उसका इन चुनाव में? जो रामविलास जी कहने लगे कि मैं तो खुद ही लड़ूंगा, तो वो पार्टी ने उचित नहीं समझा और किसी और को टिकट दे दी। लेकिन हमारी मंशा तो थी कि रामविलास शर्मा को दी जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि कंधों पर भार कुछ ज़्यादा आ गया है? ज़्यादा टिकटें आपके कहने से मिली है, आपकी सहमति हुई है? उससे तो मैं समझता हूँ कि प्रभाव ज़्यादा पड़ा है लोगों के अंदर कि कम से कम हमारे नेता की पूछ तो होनी शुरू हुई है। कोई दो राय नहीं कि इस बार 10 साल के अंदर हमारे को अच्छी खासी नौकरियाँ मिली हैं, काबिलियत के ऊपर निर्भर होकर के ये नौकरियाँ मिली हैं, और आगे भी हम इसी चीज़ को जारी रखेंगे। इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती। महकमा तो मनोहर लाल जी के पास है ना, कोई बात नहीं। ना मनोहर लाल नहीं, मेरे से मनोहर लाल जी जब मैं डायरेक्ट कहूँगा तो मेरे को इनकार नहीं कर पाएंगे। अच्छा। नहीं, भूपेंद्र सिंह, ये जरूरी नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस बनाएगी, किसी और को बनाएगी, अभी तक ये तय ही नहीं हुआ ना। पर हम ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। दक्षिण हरियाणा, बल्कि ये कहें हरियाणा में काफ़ी विधानसभा सीटों का भार इन्होंने अपने कंधों पर लिया हुआ है। आपका कल का भाषण में सुन रहा था, शुरुआत चुनावी करते हैं क्योंकि अनौपचारिक बातें करेंगे तो काफ़ी समय आपका भी व्यस्त समय। कल मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 13-14 या 14-15 कह रहे थे सीटें हमारे कहने से दी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने वोटर्स को, मतदाताओं को समझा रहे थे कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार जो है आप मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। राव साहब, अब की बार मुझे लगता है 2014 और 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने आप पर कुछ ज़्यादा कृपा की है। इस कृपा की, इस मेहरबानी की वजह क्या है? 19 में तो 75 पार का नारा था जी, और इनको शायद ये उम्मीद थी कि 75 हम पहुंच ही जाएंगे, तो शायद प्रभावशाली जन समर्थन वाले नेताओं को उनको लगा ज़रूरत नहीं, बिना सलाह मशवरा हम टिकट बांटेंगे तो जीत जाएंगे, कम से कम मेजॉरिटी तो आ ही जाएगी। तो वो नारा भी फेल हुआ और वो जो नीति थी वो भी फेल हुई। और अब 10 साल हो गए। एंटी इनकम्बेंसी तो लाजमी है, किसी भी पार्टी के खिलाफ हो सकती है। जी। हमारी पार्टी के भी खिलाफ है, पर वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जो बोझ था,
वो मैं समझता हूँ कुछ हद तक लोकसभा के चुनाव के अंदर ये जो गुब्बार था लोगों के दिमाग में, गुस्सा था वो निकल गया। वो थोड़ा बहुत तो निकल गया। और हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा के चुनाव के अंदर वो वर्ग जो शायद हमारे साथ आने को एकदम तैयार नहीं थे, कुछ हिस्सा उनका हमारे साथ आ जाएगा और हम कुछ सीटों के ऊपर प्रभावशाली ढंग से विजयी प्राप्त कर लेंगे। आज अमित शाह की जनसभा थी रेवाड़ी में, तीनों विधानसभा क्षेत्र के लोग बुलाए हुए थे, आप मौजूद थे वहाँ। तो अमित शाह का भाषण आपने सुना, ज़्यादातर बातें राष्ट्रीय मुद्दों की है, मोदी के नाम पर जो है वो आज भी जो है मोदी का रोड मैप समझा रहे हैं, भारत के विकसित भारत की बात कर रहे हैं। वो तो आपका क्या मानना है, नरेंद्र मोदी इस चुनाव में कितना प्रभावशाली नाम है? देखो, केंद्र का प्रभाव तो रहेगा ही। 5 साल के लिए केंद्र की सरकार लोगों ने चुन ली है। जी जी। और जो मुद्दे डेवलपमेंट के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, उनके अंदर बड़ा हाथ केंद्र सरकार का रहा है, जिसकी वजह से कम गुड़गांव के अंदर, भिवानी के अंदर, हरियाणा के और क्षेत्रों के अंदर सड़क, रेलवेज, हेल्थ, इन सब ढांचागत विकास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, जी जी, उसके अंदर केंद्र सरकार की तरफ से तो अगले 5 साल के अंदर भी हमारे को सहयोग मिलने की संभावनाएं हैं। तो उसके ऊपर उसका जिक्र करना मैं समझता हूँ उचित था, क्योंकि 5 साल के लिए तो केंद्र के अंदर हम कार्यरत रहेंगे। बाकी रही हरियाणा की बात, तो उन्होंने उसके ऊपर भी चर्चाएं करी हैं। हरियाणा की भी बात की, रेवाड़ी की भी बात की उन्होंने, बिल्कुल जो है लोकल स्तर पर भी आकर के मेडिकल कॉलेज देंगे 6 महीने के अंदर अंदर जो है, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है। तो क्रॉप्स की भी करी है, अग्निवीर की भी करी है, जी जी जी। ये सारी चीज़ें करी हैं। तो अग्निवीर को लेकर के जो आपकी पार्टी का घोषणा पत्र आया है, उसमें प्राथमिकता शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि अग्निवीर को नौकरियों में प्राथमिकता देंगे। अभी आज जो अमित शाह जी का भाषण है उसमें कहा है कि एक भी अग्निवीर बिना सरकारी पेंशन के नहीं बचेगा। बहुत बड़ा अंतर है, एक तो प्राथमिकता देना, वरीयता देना, और एक सबको एडजस्ट करना। तो आज अग्निवीर को लेकर के जो अमित शाह की बड़ी बात है, आपको लगता है लोकसभा चुनाव में अग्निवीर का कुछ नुकसान था और आज जो अमित शाह कह गए हैं उसका कुछ भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? लोकसभा के अंदर तो एक अग्निवीर का भी हिस्सा था, लेकिन वो फार्मर्स एजिटेशन थी, पहलवानों के साथ जो हुआ था, वो सारे मुद्दे भी थे। तो मैं समझता हूँ कि अग्निवीर का जो शेयर था, हमारी नकारात्मक जो सोच थी, उसको अमित शाह ने आज ये कह करके सभी को हम पेंशन वाली नौकरी दे देंगे, संतुष्ट करने की कोशिश की। मोदी जी काफ़ी फर्क, पहली रैली का भी जिक्र किया, जो पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन का भी किया, तो मैं समझता हूँ कुछ फर्क पड़ेगा। तो मैं आपका एक बयान देख रहा था पुराना, जो मुझे ध्यान था, तो आपने ये कहा था कि मनोहर लाल को लेकर के और दूसरे नेताओं को लेकर के जब बात आई थी जो बागी चुनाव लड़ रहे हैं, आज मंच से भी आपने निर्दलियों के चुनाव लड़ने का इश्यू उठाया, जो बिना नाम लिए पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से इस बेल्ट की बात करें, दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट की बात करें, तो आपने कहा था कि ये सवाल उठना चाहिए कि इनको शामिल किसने किया था, जो है। तो आपका संकेत क्या था? क्या उन लोगों को शामिल करते समय ये नहीं देखा गया कि ये बगावती तेवर अपनाएंगे? शायद नहीं देखा गया। ये जो हमारे इस एरिया के अंदर पैरेलल लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश कुछ लोगों की अगर रही है, तो उसी का ये नकारात्मक नतीजा है कि आज के दिन वो लोग जो उम्मीद कर रहे थे, या शायद उनको टिकट मिलने की लॉलीपॉप भी दिखाई गई थी, उनको टिकट नहीं मिली, तो वो इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं। और मैं तो कई बार सोचता हूँ, हो सकता है सच है, हो सकता है गलत है, लेकिन मेरा आकलन है कि इनको शायद ही जाती है जब ये इलेक्शन लड़ते हैं इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर। क्योंकि जब ये इलेक्शन लड़ने के बाद हार जाते हैं, इनको घर बैठने की बजाय पार्टी इनको फिर से रीइस्टेब्लिश कर लेती है पार्टी के अंदर, कार्रवाई करने की बजाय, दंड देने की बजाय इनाम दे देती है, चेयरमैन बना देती है, इनको पार्टी में शामिल कर लेती है। जो पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आते हैं कभी, तो इनके यहाँ पर घर जा कर के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। तो ये मेरे दिमाग में जब ये बात आती है, तो ये पूरा घटनाक्रम है, उसको सोच। तो कभी जो आपकी जो ये पीड़ा है, आपका जो ये कष्ट है, आपने कभी पार्टी हाईकमान के सामने, मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने, आज तो सार्वजनिक रूप से रख ही रहे थे आप, कभी वैसे भी रखा है कि भाई ये तस्वीर है, मैं जो ये करना चाहता हूँ पार्टी के लिए, उसमें ये रोड़ा है बीच में, ये अड़चन बीच में आ रही है, इसको लेकर के आप कुछ करिए? कभी ऐसी बात हुई? मेरी कई बार बात हुई है नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं तक से हमने बात पहुंचाई है, सुन लेते हैं
गलत हुआ है कह देते आप भी माफी के पक्ष में नहीं रहते? किसी से कभी कोई गलती हुई हो तो एक बार जो उसको परमानेंट निष्कासित कर दिया जाए, या कभी न कभी तो ऐसा होगा कि मुख्य धारा में उसको शामिल किया जाए? नहीं, तो जो अभी तक पार्टी ने माफ किया है, उन्होंने मेरे को तो माफ नहीं किया ना। अच्छा, वो आपके साथ नहीं जुट रहे? हाँ, अलग और मैं उनको फिर मैं किस मुंह से उनको माफ करूंगा जब रोज मेरी दाल में पानी दे रहे हैं। रोज में दाल कभी अटेली पहुंच जाती है, अकेली में कहाँ कर लेते हैं। तो ये इनका मतलब नकारा अच्छा रवैया नहीं रहा मेरे प्रति। तो मैं इनको क्या कहूँ, मेरे पास आए बात करें बैठ करके, पर उनकी नीयत ही नहीं है, उनकी नीयत तो खराब करने की है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इलाके की आज के दिन जो हमारे इलाके का जो दबदबा बना है वो हमारे इलाके की संगठन की वजह से बना है। और जो संगठन के अंदर बाधा डालते हैं वो यही चाहते हैं कि ये खिंड बिंड अगर हो जाता है तो हम यहाँ पर जैसे चाहें वैसे हम अपना एक दूसरे को लड़ा करके काम चला लेंगे। तो ये मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मतलब गलत सिद्ध हुआ है। कई 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 सालों से ये जो चल रहा है तो वो गलत। तो मेरे ख्याल से मैं तो देखता आ रहा हूँ, पिछले राव वीरेंद्र के ज़माने से भी ऐसा ही चलता रहा, फिर आपके टाइम में भी अभी ऐसा ही चलता आ रहा है। तो ये तो चलता आ रहा है ना, जो जहाँ ताकत होती है उसको ताकत को तो खंडित करने का प्रयास करेगा। ये तो राजनीतिक चाल है, कूटनीतिक चाल है। तो आप इसमें अपनी ताकत को कितना बरकरार रख पाए अभी तक? 2024 में क्या संभावना देख रहे हैं कि आपकी जो बंद मुट्ठी है, जो ताकत है, जो मैं ये कहूँ कि आरएसएस है ना, भारतीय जनता पार्टी का, मैं एक जगह कह रहा था कि ये रामपुरा सेवक संघ है जो पुराना आरएसएस, वो उसका कितना मजबूत रोल है उसका इन चुनाव में? जो हमारे नारनौल हल्के के नारनौल ज़िले के जो गांव हैं उनमें भी तो अभी तक ये आप जैसे कहते हैं रामपुरा स्वामी सेवक संघ के, मैं नहीं कह रहा, पब्लिक ही कहती है। हाँ, तो उसके अभी भी काफ़ी लोग हैं। हालांकि थोड़ा गुड़गांव के अंदर कम हो गए हैं, रेवाड़ी के अंदर कुछ कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र के अंदर महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर काफ़ी हैं। तो मैं अभी समझता हूँ कि जो लोकसभा का मैं चुनाव जीता था, पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, पर जिस तरह से माहौल बन रहा था आखिर दम तक मतलब लोग मेरे को हराने की कोशिश कर रहे थे, तो जो मेरे को बचाने का काम किया है वो आरएसएस वालों ने ही किया है। लेकिन एक बात हमने देखी, राव साहब की जो पहली पसंद थी, अधिकांश सीटों पर राव ने जो नाम दिए उनमें से जैसा सुनते हैं, या पता नहीं राव की अपनी सोच रही होगी कि कौन अच्छा कौन बुरा, या मैं बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, कौन ज़्यादा मजबूत है कौन थोड़ा कमज़ोर है। तो राव इंद्रजीत को जो इस बार टिकटें दी, पहले नाम दूसरे चलते हैं, फिर कुछ दिन बाद दूसरे आते हैं और अटकलबाजी लगती रहती है। जैसे हम बावल को ही लेकर के करें कि अंतिम समय तक ये था कि फला उम्मीदवार आ रहा है, फला उम्मीदवार आ रहा है, राव को नहीं मिल रही, राव को नहीं मिल रही, और आखिर में पटौदी, बावल और कोसली एकाएक आपको मिलती है। तो ये अंतिम समय तक फैसला लटका रहा। तो क्या लग रहा था कि पार्टी इस बार आंख दिखाएगी, या तीनों जो लास्ट में बच गई थी, 4 सीटें बची थी, वो एक आपको नहीं हुई, रामविलास शर्मा को नहीं गई मेरे ख्याल से? रामविलास शर्मा जी खुद ही इनकार कर गए कि भाई अपने किसी व्यक्ति को तुम लड़ा दो। रामविलास जी कहने लगे कि मैं तो खुद ही लड़ूंगा। तो वो पार्टी ने उचित नहीं समझा और किसी और को टिकट दे दी। लेकिन हमारी मंशा तो थी कि रामविलास शर्मा को दी जाए। और जो टिकटों की वितरण के अंदर होता है, आपको मालूम ही है, जद्दोजहद होती है तो रहती ही है। और जो आखिर के अंदर मेरी टिकटें बटी थी, रह गई थी, वो आखिर के अंदर पार्टी ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। तो जो लोग हरियाणा के अंदर अपनी अपनी चाल चलने लग रहे थे, हमारे क्षेत्र के अंदर भी वो कबड्डी, तो आपने जो शतरंज के मोहरे चले, हाँ, वो ज्यादा जो जीत गए, जो हमारी टिकटें मिल गई। जीतना तो पब्लिक के हाथ में है ना, और हमारे लोगों को पार्टी ने टिकट दे दी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कंधों पर भार कुछ ज्यादा आ गया है? ज्यादा टिकटें आपके कहने से मिली है, आपकी सहमति हुई है? उससे तो मैं समझता हूँ कि प्रभाव ज़्यादा पड़ा है लोगों के अंदर, कि कम से कम हमारे नेता की पूछ तो होनी शुरू हुई है। नहीं, पहले हर जगह के ऊपर कोई ना कोई रोड ब्लॉक कर दिया करता था और मेरे को अपना काम करने के अंदर वो बाधा डाला करते थे। अब मैं समझता हूँ, लोग समझते हैं कि इंद्रजीत सिंह को हाई कमांड के अंदर अच्छी पैड बन गई है और आने वाले समय के अंदर शायद तो नीचे से चलते चलते कटेगी कटेगी कटेगी, फिर कहते हैं दिल्ली में पता नहीं क्या चाबी लगाते हैं राव साहब और टिकटें ले आते हैं। तो मेरा दिल्ली वालों से कभी नाराजगी नहीं, ना उनकी। लेकिन एक चीज़ तो राव साहब हम सोचते हैं, जो दिल्ली वालों के प्रति हम देखते हैं,
तो हमारे जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, RRTS हो गया, चाहे हम देखो एम्स की भी बात करें, अब शिलान्यास हुआ अंतिम समय में, ये भी आप अगर ताकत नहीं लगाते तो शायद ये भी नहीं हो पाता, बहुत ताकत लगाई आपने। आज अमित शाह एम्स का श्रेय आपको दे भी रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अगले 5 साल, ठीक है, अभी आप विधायक अपनी पसंद के चुनवा रहे हैं, तो आपको जो अगले 5 साल का रोड मैप भी आपके दिमाग में होगा। पार्टी का मैनिफेस्टो अपनी जगह है, पार्टी ने घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया है, लेकिन राव साहब क्या चाहेंगे कि इस पूरे दक्षिण हरियाणा में जो बड़ी समस्याएं हैं उनको लेकर के क्या फोकस है? कोई 5-7 समस्याएं आपके दिमाग में होगी कि अगर हम सत्ता में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में आती है और आपके पसंदीदा विधायक वहां पहुंचते हैं, तो क्या इस दक्षिण हरियाणा को, इस अहिरवाल को क्या आप देना चाहेंगे? जो मैं पूरा भिवानी से लेकर के यहाँ तक की फरीदाबाद तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ को क्या देना चाहिए? देखो, एक तो पानी की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए जी। कुछ लोग गुड़गांव से पैसा तो ले लेते हैं, कॉलोनीज काट देते हैं, लाइसेंस दे देते हैं, लेकिन पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती। तो हमने जो भी डेवलपमेंट इस क्षेत्र में करना है उसके लिए पानी ज़रूर है, नहीं तो तुगलकाबाद बन जाएगा हमारा एरिया। तो किला तो खड़ा कर दिया लेकिन पानी पीने को भी नहीं है। तो हमारे को पानी की पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी याचिका जो लग रही है कि भाई जो क्या बोलते हैं उसको, कि जो फैसला किया है उसको लागू किया जाए, उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। वो फॉलोअप नहीं किया जा रहा अनफॉर्चुनेटली, तो वो हमारी 3-4 साल से वो भी लटका हुआ है। तो एक तो पानी का हो गया, दूसरा एजुकेशन का हो गया, तीसरा हमारे को मेडिकल फैसिलिटीज़ का आपने जिक्र कर ही दिया है, और चौथा हमारे को यहाँ जो इंडस्ट्रियल हब लगते हैं, इंडस्ट्रीज लगती हैं, उसके अंदर हमारे को टेक्निकल कांग्रेस ने एक वादा IMT कौशली के लिए भी कर रखा है, महेंद्रगढ़ में भी, खुडन में भी लंबित है एक IMT, उन दोनों पर भी फोकस रहेगा आपका? जो है जरूर, वो देखो जो भला काम है तो है ही ना। हमारे इंडस्ट्रीज तो लग गई, लेकिन जो टेक्निकली क्वालिफाइड बंदे हैं वो कहीं दूर से आ रहे हैं, हमारे यहाँ से नहीं आ रहे। तो हमारे को इनके लिए करना पड़ेगा, हमारे को नर्सिंग कॉलेज खोलने पड़ेंगे, हमारे को टेक्निकल कॉलेज खोलने पड़ेंगे। BA करके क्या करेगा, MA करके क्या करेगा, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारे को ध्यान करना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर जो नौकरी मिले उनकी योग्यता के लिए हम प्रबंध करें। हम गांव में गए हैं, पूरे इस दक्षिण हरियाणा के गांव में हमने शायद सैकड़ों गांव घूमे हैं। एक बड़ा पॉइंट भाजपा के पक्ष में बिना खर्ची पर्ची नौकरी का वो सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नौकरियां बिना खर्ची पर्ची मिली और दक्षिण हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में पानी भी ज़्यादा पहुंचा। लेकिन हम जब नहरी पानी के समान बंटवारे की बात करते हैं तो वो स्थिति अभी नहीं आई है। हम तो सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का बिना खर्ची पर्ची का नौकरी का जो वादा है, वो कमिटमेंट भविष्य में भी जारी रहेगा? राव इंद्रजीत इसका हमारे दर्शकों के माध्यम से लोगों को आश्वासन दे सकते हैं कि भाजपा सत्ता में आई तो मेरिट पर नौकरी जारी रहेगी? कोई दो राय नहीं कि इस बार 10 साल के अंदर हमारे को अच्छी खासी नौकरियां मिली हैं, काबिलियत के ऊपर निर्भर होकर के ये नौकरियां मिली हैं, और आगे भी हम इसी चीज़ को जारी रखेंगे। इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती। आने वाले समय के अंदर ही बच्चों को नौकरी काबिलियत पे ही देने का हम प्रयास करेंगे, बिना खर्ची और बिना पर्ची। राव साहब, आरती सिंह राव अटेली से चुनाव मैदान में है, वो आपकी बेटी हैं, हॉट सीट इसलिए बन गई, सबकी निगाहें, एक गुट जो है आपका विरोधी वो भी वहाँ सक्रिय और आपके समर्थक भी वहाँ सक्रिय है। तो जाहिर तौर पर एक सीताराम का विवाद सामने आया, आपने उस पर सफाई भी दी। सीताराम को लेकर के क्या किस तरह की गलतफहमी हुई वो हम आपसे जानना चाहते हैं, और उस गलतफहमी को आपने किस तरह दूर किया वो थोड़ा हमारे दर्शकों के माध्यम से आप बताइए ताकि चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो सके। देखिए, हमारी पार्टी की एक महिला टिकट मांग रही थी, मैं नाम ले दूं, संतोष यादव टिकट मांग रही थी, उनको टिकट नहीं मिली। पिछले दिनों के अंदर जब 19 के अंदर उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने अपने आदमियों को अतरलाल के साथ लगा दिया। वो खुले तौर के ऊपर उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट की मुखालफत करी। अभी भी जब आरती को टिकट वहाँ से दिया है तो पहले तो उन्होंने पर्चा भरा इंडिपेंडेंट के तौर के ऊपर और फिर उसको वापस ले लिया, और पार्टी वालों ने नहीं कहा कि भाई तू वापस ले ले, अपने आप ही वापस ले लिया। वो समझ रही थी कि कोई पार्टी वाला हमको मनाने आएगा, चेयरमैन ही मांग लूंगी फिर मैं बैठ जाऊंगी। पर हमने तो यूं कहा कि इसको लड़ने दो ना, इसका जो वहम है वो निकल जाएगा। कितना निकालती है, अब तो क्या कर रही है, वो जो लोग उसके साथ 10 साल पहले जुड़े थे, जो उन्होंने पहले पिछली बार उनको अतरलाल के साथ लगा दिया,
अब वो कोशिश कर रही है कि वो अनीता के साथ लगा दे जो कांग्रेस की प्रत्याशी है। तो ऐसी महिलाओं के विषय के अंदर मैं चर्चा स्टेज पर बिहाली के अंदर कर रहा था कि हमारे खिलाफ जो प्रचार कर रहे हैं, ओपन तौर के ऊपर खिलाफत कर रहे हैं पार्टी में रहते हुए, उनके खिलाफ मैंने बयान दिया था। उसको सीताराम से जोड़ दिया और वो जोड़ दिया गया कि भाई सीताराम के साथ भी है ये। तो सीताराम के प्रति इस तरह की कोई बात नहीं थी मेरी, और सीताराम तो पहले दिन से ही हमारे साथ दे रहे हैं। जी जी। राव साहब, अभी एक राजनीतिक सवाल ये निकलता है यहाँ पर, जो RRTS की मैं बात कर रहा था, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, वो जो आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, उसको पार्टी की तरफ से भी कोई बड़ा नेता ये कह नहीं पाया है कि हम इसको शाहजहाँपुर, SNB नाम है, शाहजहाँपुर नीमराना बहरोड ज्वाइंट स्टेशन नाम है, जो पहले चरण में SNB तक जो प्रस्तावित है उसको पहले चरण का ही काम हम पूरा करेंगे, ना कि उसको धारवेड़ा तक लाएंगे, उसको रेवाड़ी भी लाएंगे, बावल भी लाएंगे, SNB तक लाएंगे। जो नहीं, धारवेड़ा तक तो है, धारवेड़ा तक तो है, हाँ। लेकिन उसको जो बीच धारवेड़ा तक तो कट करने के बाद है, हाँ। जो अभी पीछे योजना बनी है, वो पहले चरण में रेवाड़ी तक आना था, रेवाड़ी, हाँ, वो रेवाड़ी तक का जो, हाँ, वो कट कर दिया, वो उन्होंने काट दिया और सिर्फ धारवेड़ा तक सीमित रख दिया। हाँ, तो उसका जो है वो उसका सारा का सारा जिम्मा मैं उठाता हूँ कि ये हम धारवेड़ा तक ही नहीं, हम इसको रेवाड़ी तक भी लाएंगे, शाहजहाँपुर बॉर्डर तक भी ले जाएंगे, इन 5 साल के अंदर ही ले जाएंगे। पहली योजना, पहले चरण के अंदर ही इसको योजना के अंदर शामिल कराएंगे। महकमा तो मनोहर लाल जी के पास है ना, कोई बात नहीं, ना मनोहर लाल नहीं, मेरे से मनोहर लाल जी जब मैं डायरेक्ट कहूँगा तो मेरे को इनकार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपके मनोहर लाल बात हाँ। एक हमारे यहाँ ना दो स्थिति है, पहले तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। दोनों चीज़ें बहुत महंगी है, एजुकेशन भी और हेल्थ भी। आम आदमी इलाज के लिए जब जाता है, आयुष्मान कार्ड वगैरह आए हैं, मैं उनको नो डाउट उनसे कुछ राहत मिली है, लेकिन आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ें बहुत महंगी है। सरकारी स्कूलों की बहुत बदहाली है। कांग्रेस के कुछ नेता ये वादा कर रहे हैं हम सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारेंगे, हम सत्ता में आए तो जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनका स्तर भी सुधारेंगे और हॉस्पिटल से उनका स्तर भी सुधारेंगे। राव इंद्रजीत सिंह इस बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं? गरीब लोगों के लिए तो यही दोनों ठिकाने, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकारी संस्थाएं हैं, उनकी मजबूती के लिए, बेहतरी के लिए आप क्या करेंगे? जो आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक मतलब इलाज मुफ्त में करवाता है। आज 10 लाख कर दिया। अमित भाई ने आकर के ये भी कह दिया। एम्स का जिक्र उन्होंने कर दिया, जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करवाएंगे, चालू करवाएंगे। मेडिकल कॉलेज का उन्होंने जिक्र कर दिया। तो ये दोनों तीनों चीज़ों जो आप पूछ रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से निगाहें हैं, और जो भी हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर बनेगा, मैं समझता हूँ कि हमारी भारत वाली सरकार निरीक्षण उसके ऊपर रखेगी, निगाह उसके ऊपर रखेगी और ये सब सुविधा उपलब्ध करवाएगी। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष थे मोहनलाल बडोली, मंच से बार बार कह रहे थे कि नायब सैनी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, नायब सैनी जब तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वो बातें, चीफ मिनिस्टर का इश्यू हर जगह उठ रहा है, उत्तर से लेकर के दक्षिण हरियाणा तक। जब दक्षिण हरियाणा की हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के दावेदारी की, तो आप भी कई बार मजबूती से कहते हैं, आपके समर्थक अब ये कहने लग गए हैं कि राव साहब अपना चुनाव आखिरी क्यों बताया लोकसभा में? आखिरी चुनाव तो कहना ही नहीं चाहिए। जब ट्रंप लड़ रहे हैं इस उम्र में, ओम प्रकाश चौटाला इस उम्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो राव इंद्रजीत कहाँ बूढ़े हो गए? तो आप बूढ़े मानते हैं कि युवा राव इंद्रजीत? नहीं, मैं सेहत के लिहाज से किसी से कम नहीं हूँ। जो मेरी उम्र वाले हैं या मेरे से 10 साल कम उम्र वाले भी हैं, उनके बराबर के तौर के ऊपर चाहे मेरे से भगवा लो, लॉन्ग जंप करवा लो, वो तो आप खिलाड़ी हैं। हाँ, तो उस तौर पे मैं कमज़ोर नहीं हूँ। पर जब अब तो निशानेबाजी में भी कमज़ोर नहीं है, तो निशाना सीएम की कुर्सी पर है या नहीं है? देखो, सीएम की कुर्सी के ऊपर इलाके का तो निशाना है, और जो 2 बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट करी है और जो अनेक प्रांतों में भी जो एक्सपेरिमेंट करी है, ये 3 चुनाव ये दर्शा देंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब है या नहीं है। जो अब होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर होने जाने, आने वाले समय के अंदर और भी प्रांतों के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसका इन इलेक्शनों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो हरियाणा के अंदर एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ नेता को टॉप से नीचे लाने की कोशिश करी गई है, वो शायद इस बार ना हो, और एमएलए के आधार के ऊपर चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति हो कि किसके पास एमएलएज हैं। इस बात को भी इस बार
शायद ध्यान में रखा जाएगा। आपके समर्थकों को तो इस बात की निराशा रहती है कि राव साहब के पास मंत्रालय कौन सा है दिल्ली में, पता ही नहीं चलता। जो आम आदमी की ज़रूरत के मंत्रालय वो नहीं मिलते, कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं मिलती। तो अगर ये रिजल्ट हम मान लीजिए आपकी पार्टी सत्ता में नहीं भी आती है, क्योंकि कांटे का मुकाबला हरियाणा में हम देख रहे हैं, भाजपा की आती है सत्ता या कांग्रेस की आती है, तो भविष्य तय करेगा। आप कितने आशान्वित थे तीसरी पारी के लिए? देखो, पार्टी का और प्राइम मिनिस्टर को प्रेरोगेटिव है कौन सा महकमा दिया जाए, और मेरे पास जो प्लानिंग महकमा है इसके तहत ही सारी ये स्कीम्स बनवाई है मैंने। जी जी। ये जो जोर डाला है, एम्स के लिए हुआ, ये रोडवेज के लिए हुआ, ये प्लानिंग के लिए पैसा वैसा जो तजवीज़ होता है रोड्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री वगैरह का, तो प्लानिंग के पास सारी फाइलें आती हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो एक नंबर का डिपार्टमेंट है, उसको हल्का समझने की हल्का समझने की जरूरत है ही नहीं। सारे वहीं से फाइल निकल रही है। जो भी स्कीम्स बनती हैं जी जी। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, वो सारी की स्कीम किस चीज़ के ऊपर, आंकड़ों के ऊपर आधारित होती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का भी डिपार्टमेंट मेरे पास है। तो सोचा जाए तो भारत सरकार की नीतियों बनाने के लिए बोथ प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स का महकमा बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि मेरे पास ऐसा महकमा ना हो जिससे हम लोगों से रोज़ाना के संपर्क में आए, पर रोज़ाना के संपर्क के लिए तो अपने एरिया के लोग मेरे पास रोज आते ही रहते हैं। जी जी, उनको कर लेते हैं। तो राव साहब, अभी थोड़ी सी अहिरवाल की बात करते हैं। आप यहाँ का गुड़गांव लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ में आपके दोस्त हैं। इस बेल्ट में, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, इस बेल्ट में जो आपकी 13-14 सीटें हैं, उनमें से कितना प्रतिशत, कितना परसेंट जो है सीटें जीतने की स्थिति में खुद को पा रहे हैं? देखो, मेजॉरिटी सीट जीतेंगे, कोई मैं सारे की सारी जीतने की तो भाजपा तो उम्मीद कर रही है कि सारी सीटें जीतें तब सत्ता में आए। इस बेल्ट में जो है ज़्यादा बेल्ट, ये जो बेल्ट है अहिरवाल बेल्ट है, जीटी रोड बेल्ट है, इसी पे उम्मीद कर रही है जो। हाँ, तो हमारी जीटी रोड से तो बेहतर प्रदर्शन रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ये भिवानी की भी 4-5 सीटें ऐसे हैं जो हम ले लेंगे। तो भिवानी की 4-5 सीटें ले लेंगे हम, यहाँ की जैसे 11-12 सीटें हैं उसमें से 8-10 सीटें ले लेंगे। जाटों का मन टटोल रहे थे आप? जाटों का मन टटोल रहा था, थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है। अगर जाट मजबूत कैंडिडेट है तो जाट उसको भी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर गोद का नारा चलता है। जी जी। तो अगर गोद के नाम से कुछ जाटों की वोट मिल गई, कुछ नॉन जाटों की वोट मिल गई, तो शायद हमारे कुछ लोग, जाट लोग भी, जाट भाई भी जीत जाएंगे। दो तरह की धाराएं चलती है, राव इंद्रजीत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कुछ लोग इस लड़ाई को जो दक्षिण हरियाणा में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम राव इंद्रजीत नाम दे रहे हैं। कुछ लोग ये नाम दे रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। आप भिवानी महेंद्रगढ़ में जब रैली करते हैं तो चैलेंज देते हैं कि हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर बनेगा, जब हम बनाएंगे। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह आपको कितनी आसान दिख रही है, या आपको लगता है कि उनकी राह को हम आसान नहीं बनने देंगे, रोक देंगे, उनकी राह में रोड़े अटका देंगे? जो देखो, हमारी मंशा तो यही है कि उनकी राह में रोड़े अटकाएं, नहीं तो हम इतने भाग दौड़ क्यों कर रहे होते। जी जी। और हम अपने लोगों को कांग्रेस के अंदर जाने से जब रोक रहे हैं, हालांकि निराशा हुई है कई लोगों को पिछले 10 साल के अंदर, लेकिन फिर भी मेरी बात सुन करके लोग रुक रहे हैं। और आज के दिन तो मैं कहता हूँ खड़े होकर के बीजेपी के लिए वो अपना प्रयास भी कर रहे हैं। तो हम रोकने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा, एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है और इसके खिलाफ लड़ना थोड़ा सा अपहिल टास्क है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह रोक कर खड़े हैं आप पूरी तरह? नहीं, भूपेंद्र सिंह, ये ज़रूरी नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जी जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस बनाएगी, किसी और को बनाएगी, अभी तक ये तय ही नहीं हुआ ना। पर हम ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार जो भी जिसको बनाएगी सो देखी जाएगी। 1% संभावना अभी बची हुई है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे नायब सैनी का नाम लिया गया है, त्रिशंकु विधानसभा है, या कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो तो आपके नाम की लॉटरी खुल सकती है कहीं? थोड़ी बहुत संभावना? ये तो पार्टी के ऊपर है जी, पार्टी के ऊपर। हाँ, धन्यवाद राव साहब।